हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का एक नया टॉपिक, दैट इज पॉवर्टी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है। अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो पॉवर्टी का मतलब है हर वो इंसान जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, तो वी कंसिडर दैम एज अ पुअर। और बेसिक नीड्स क्या होती हैं हमारी, जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है। अगर कोई इंसान ये अपनी बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड नहीं कर पाता तो ही कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर। हम देखते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। सो पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड, फॉर मेंटेनिंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, खाना, कपड़े, शेल्टर, इन सब चीज़ों को अगर एक इंसान के पास इतने मनी है कि वो इन सबको अफोर्ड कर सकता है, देन ही इज अबव कैटेगरी ऑफ पुअर। और अगर वो नहीं कर सकता है तो ही इज कंसिडर्ड एज अ पुअर और अंडर पॉवर्टी। अब वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से द पॉवर्टी इज अ प्रोनाउंस्ड डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन क्या होती है, जब एक इंसान के पास रिसोर्सेज की जो एक्सेसिबिलिटी है वो कम है। ठीक है, तो वो एक मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज चाहिए इंसान को जीने के लिए। उसे खाना भी चाहिए, एजुकेशन भी, हेल्थ भी। तो इन सभी रिसोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है अंडर पॉवर्टी। अगर किसी इंसान को मल्टीपल डिप्राइवेशंस हैं, ठीक, तो उसे पुअर की कैटेगरी में लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। इसके अंदर लो इनकम, मतलब किसी के पास जो मनी है उसका कम होना। साथ ही इंक्लूड किया जाता है कि लैक ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज क्या, गुड्स में आ गया फूड, क्लोथिंग, एंड सर्विसेज में आ गया हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, बेयर एजुकेशन वो भी नहीं है तो भी ही इज कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर। ठीक है, पॉवर्टी ऑल्सो इनकम्पासेस लो लेवल ऑफ हेल्थ। कि खाली ये कहना कि एक इंसान जो है वो कम कमा रहा है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड करने के लिए जितना चाहिए मनी उससे कम कमा रहा है, सिर्फ वही पुअर नहीं है। अगर उसके पास एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ सर्विसेज नहीं है, ठीक है, लो लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज उसको मिल रही हैं, या उसको क्लीन वाटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सैनिटेशन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वो सब चीजें भी पुअर की पॉवर्टी की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो पॉवर्टी है वो एक मल्टीपल फैक्टर्स के हिसाब से डिसाइड होती है। तो इट इज अ प्रोनाउंस्ड डिप्राइवेशन जिसमें बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं, सिर्फ लो इनकम नहीं, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ, सैनिटेशन, बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटीज, ऑल दिस कम्स अंडर पॉवर्टी। ठीक है, इंडिया में अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2021, हर 10 साल, हमें पता है कि हर 10 साल में सेंसस होता है, जनसंख्या की गणना होती है। 2021 में होना था बट कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो अब जनरल इलेक्शंस के बाद होगा। तो अभी तक जो डेटा हम जो कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, दैट इज ऑफ 2011। तो उसके हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है हमारे देश में जो पॉवर्टी के अंडर आती है, दैट इज 21.9%। तो ये डेटा ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस हमारे देश की पॉवर्टी जो परसेंटेज है वो कितनी है। ठीक, नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कितने तरीके की पॉवर्टी होती है। तो वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकेंड इज रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, जहां पे एक्चुअल बेसिक नेसेसिटीज की लैकिंग हो। ठीक, डेफिनेशन देखें तो इट इज अ कंडीशन वेयर अ हाउस होल्ड इनकम इज बिलो नेसेसरी लेवल। कि इतनी कम आमदनी है, इतनी कम आय है एक फैमिली की कि वो जो बेसिक फूड उनको चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअल लैक ऑफ इनकम है। ठीक, तो दैट इज कम्स अंडर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और ये जो थी 1990 में, दैट वाज कंसिडर्ड $1 अ डे। मतलब हर वो इंसान जो दिन में $1 से कम कमाता है उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कैटेगरी में लाया जाता था इन 1990 में। और इसी चीज को चेंज किया गया 2015 में और इसे बढ़ा दिया गया अबाउट $1.90 अ डे। ठीक है, इसे इंक्रीज कर दिया गया है। दैट इज एवरी पर्सन जिसकी जो इनकम है दैट इज लेस देन $1.90 अ डे। अभी अराउंड $1 80 के अराउंड है, 80-81 से, तो आप हिसाब लगा सकते हैं अराउंड ₹100। ठीक है, तो हर वो इंसान जिसकी जो डेली इनकम है दैट इज लेस देन $1.90 अ डे, दैट इज कंसिडर्ड अंडर अ एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
सेकेंड कैटेगरी है रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है ना, कंपैरिजन किया जाता है कि कोई अगर इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहता है तो उसकी जो सराउंडिंग्स में जो पर्सन्स हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनके कंपैरिजन में उस पर्सन का क्या स्टेट ऑफ कंडीशन है। ठीक है, अगर वो उनकी कंपैरिजन में कम कमा रहा है देन ही इज कंसीडर्ड एज अ रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे कंपैरिजन में हम मार्क्स देखते हैं, ठीक है, अगर किसी इंसान के मार्क्स, सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90% तो उसे समझा जाता है कि हाँ बहुत अच्छे मार्क्स है, लेकिन अगर उसे कंपेयर किया जाए 95% मार्क्स के साथ या 100% के मार्क्स के साथ तो उनके रिलेशन में उसके मार्क्स कम हैं। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी में भी जो है कंपैरिजन किया जाता है सराउंडिंग्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ। ठीक, सो व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? इट इज डिफाइंड फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, दैट इज लिविंग स्टैंडर्ड। जो सराउंडिंग में अगर लोग हैं, अगर वो सपोज वी कैन टेक एन एग्जाम्पल कि दिन का 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ या 250 रुपीज़ कमा रहे हैं और वो उसके उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो डेली इनकम है दैट इज लेस देन 100 रुपीज़, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव पॉवर्टी, अंडर द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, और रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विद इनकम लेस देन सम फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मीडियन इनकम। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हम भी देखें कि इंडिया का जो बेसिक इनकम है और अगर अमेरिका में देखी जाए अकॉर्डिंग टू द जिस हिसाब से जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो इन्फ्लेशन रेट है उस हिसाब से देखा जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरी करता है। यहाँ पे जो मिनिमम इनकम आपको चाहिए एक सफिशिएंट लिविंग स्टैंडर्ड सर्वाइव करने के लिए, वो अमेरिका में जाके कम पड़ जाएगी। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। उसी हिसाब से ये रिलेटिव पॉवर्टी भी कंपैरिजन के बेसिस पे निकाली जाती है। ठीक, और जो इसका जो फोकस है, जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो लिया जाता है, कोई फिक्स्ड इनकम को कैटेगराइज करके लिया जाता है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। तो सबसे पहला, जैसा हमने अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर पढ़ा था, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जो है वो इंटर रिलेटेड है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है इट विल लीड टू द पॉवर्टी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं है, काम नहीं है तो इनकम नहीं है, और इनकम नहीं है तो बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे और द पर्सन विल फॉल इनटू द पॉवर्टी नाउ और देन। ठीक, सबसे पहले आ जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं दैट आर लिमिटेड, जितनी जॉब्स हैं दैट आर लिमिटेड, लेकिन उन्हीं जॉब के लिए जब कंपीट करने के लिए जो पॉपुलेशन है दैट विल बी इंक्रीज, तो जो है कहीं ना कहीं आपके पॉवर्टी का जो रेट है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, और हम देखेंगे कि लास्ट 45 ईयर्स में हमारे देश में जो पॉपुलेशन की राइज है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, दैट इज अबाउट 17 मिलियन पीपल। ठीक है, कंट्री की पॉपुलेशन में अराउंड लास्ट 45 ईयर्स में 17 मिलियन पीपल्स ऐड हुए हैं, और उतनी ही स्पीड से जॉब क्रिएशन नहीं हुई है, उतनी ही स्पीड से रिसोर्सेज नहीं हुए हैं, बेसिक नेसेसिटीज इंक्रीज नहीं हुई है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच रहा है जो पॉपुलेशन है उनमें और जो सप्लाई ऑफ इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज है उनमें। तो उसकी वजह से तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी। ठीक है, तो इट लीड्स टू द मिसमैच ऑफ डिमांड एंड कंजप्शन। सेकेंड इज लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देखिए, हर एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड तो बढ़ेगी, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो बेसिक हमारा सेक्टर है जो उसको कंप्लीट करता है, उसको फुलफिल करता है, दैट इज एग्रीकल्चर। और आज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई है ड्यू टू वेरियस रीजन, चाहे वो क्लाइमेट फैक्टर्स हो या फिर जो लैंड होल्डिंग्स है उनका डिक्रीज होना हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हुई है। इसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल्स है वो डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से देयर इज अ इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक, ओके, नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम पहले के लेक्चर में पढ़े हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है जब लैक ऑफ जॉब है तो लैक ऑफ मिनिमम इनकम रहेगी। जब उतनी सफिशिएंट इनकम नहीं होगी जो बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए चाहिए, तो पर्सन विल फॉल अंडर द category of poor. The ever increasing population has lead to higher number of job seekers. ठीक है ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नंबर ऑफ पीपल जिनको जॉब्स चाहिए, जिनको सर्विसेज चाहिए, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी ही स्पीड से जॉब्स या प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, तो देयर इज अ इम्बैलेंस। उसकी वजह से देयर इज नॉट एनफ एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड देयर इज अ मिसमैच फॉर द डिमांड ऑफ जॉब्स। ठीक, तो पहला मेन रीजन क्या था, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेकंड वाज लैक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एंड थर्ड
इज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल क्या होता है? फाइनेंसेस। देखो, जब अगर मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है तो लोगों को पुश किया जाता है कि वो अपना काम स्टार्ट करें। तो अगर कोई किसी भी इंसान को अपना काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहला जरूरी क्या है? फाइनेंसेस, फंड्स चाहिए। अगर उसे इंडस्ट्री सेटअप करनी है या उसको कोई छोटी शॉप भी खोलनी है तो उसे फाइनेंसेस चाहिए, फंड चाहिए। लेकिन वही कैपिटल की अवेलेबिलिटी कम है तो उसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में भी इफेक्ट पड़ता है एंड इट फाइनली लीड टू पॉवर्टी। क्योंकि अब फंड्स नहीं है, इंसान अपना काम नहीं स्टार्ट कर सकता, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो रही, तो लोग फॉल कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, और अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो दे फाइनली लीड टू पॉवर्टी। ठीक। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। अब क्या सोशल फैक्टर्स है जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है? तो वन इज हिंडरिंग द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज लाइक द रिगार्ड्स आर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कास्ट सिस्टम एंड सर्टेन ट्रेडिशन। देखिए, जैसे हमारे देश में कास्ट सिस्टम को बहुत प्रेवलेंट है, हमारे विलेज एरिया में देख लीजिए या सिटीज़ में भी। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जो लोअर कास्ट के पर्सन्स हैं जो फॉल करते हैं लोअर कैटेगरी में, उनको कुछ मिनिमम कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, उन्हें अपना ऑक्यूपेशन शिफ्ट करने के लिए अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल माइंडसेट। ठीक है, गांव में अगर हम देखें तो लोअर कास्ट पीपल्स को के पास लैंड नहीं होता, मैक्सिमम जो लैंडलेस लेबर है दे आर बिलोंग फ्रॉम द लोअर कास्ट पीपल। ठीक है, तो ये जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से भी पुअर है। इसलिए जब भी जो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी किया जाता है तो देखा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पुअर होते हैं दैट इज फ्रॉम द SC/ST कैटेगरीज या विमेंस उसमें फॉल करती हैं, दैट इज द वल्नरेबल सेक्शन जो है हमारी पॉपुलेशन की। सेकेंड हो जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो लैंड है वो किसको ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है इनहेरिटेंस का, उसकी वजह से भी पॉवर्टी का जो इंक्रीज है वो देखा गया है। नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। हमारे देश में ऑलमोस्ट 150 ईयर्स तक अंग्रेजों ने रूल किया और ड्यूरिंग देयर रूल उन्होंने हमारी जो इकोनॉमी थी उसको पूरी तरह से रूइन कर दिया। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारे देश में थी, जो आर्टिसंस थे, उनका काम बिल्कुल उन्होंने एक तरह से बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो वहाँ से फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स लाते गए लंदन से, इंग्लैंड से, और यहाँ पे आके बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई। जो आर्टिसंस थे उनका काम खत्म हो गया, उनका जो वर्क था वो खरीदने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था। तो वो जो थे वो मजबूर हो गए एग्रीकल्चर पे शिफ्ट करने के लिए। जब वो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट किया तो एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बर्डन था, प्रोडक्टिविटी उतनी थी नहीं, लोग उस पर काम करने वाले ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे। इसकी वजह से क्या हुआ, एक इन्वायरमेंट बन गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, जो हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा है, जहां पे जितने लोग रिक्वायर्ड हैं एक पर्टिकुलर काम के लिए उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो रूइंड हो गई बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जितना भी फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स था वो हमारी मार्केट्स में उन्होंने फ्लड कर दिया, और जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस का काम था, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो, प्रॉपर उसका इस्तेमाल ना हो, उसकी वजह से भी पॉवर्टी देखी जाती है। तो इट हैज़ रिजल्ट इन द लो एग्रीकल्चर आउटपुट एंड ऑल्सो लीड टू डिप इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जहाँ पे जिस हिसाब का इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, जिस हिसाब से वहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं, अगर एग्रीकल्चर और इरीगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है तो वहाँ पे वैसी एग्रीकल्चर की जाए जिसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पे ड्राई एग्रीकल्चर को फोकस किया जाए। तो इस वजह से इन दोनों मिसमैच की वजह से रिसोर्स की जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती है उसकी वजह से भी पॉवर्टी का जो रेट है दैट गेट इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश में अगर पॉवर्टी को डिक्रीज करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना है, तो सबसे पहले ज़रूरत है उसकी इकोनॉमी के बढ़ने की। अगर इकोनॉमी ही नहीं प्रॉपर काम कर रही है तो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करना इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे देश में जो है रिफॉर्म्स के बाद देयर इज समवॉट इम्प्रूवमेंट एंड हम टुवर्ड्स इम्प्रूविंग ही मूव कर रहे हैं, एंड हमारा टारगेट है कि अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। बट उसमें इस प्रोसेस के दौरान जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है दैट इज टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, और उसमें जो हिंड्रेंस आ जाते हैं वो आ जाती हैं जो वर्ल्ड में वॉर्स होती हैं या कभी आउटब्रेक हो जाते हैं जैसे कोविड जैसे, जिसकी वजह से एक पुश बैक मिल जाता है इकोनॉमी को। ठीक, नेक्स्ट इज प्राइस राइज। प्राइस राइज क्या है? इन्फ्लेशन
दैट इज महंगाई। तो जब भी कभी महंगाई बढ़ती है, जो सबसे ज़्यादा बर्डन है ना वो पुअर लोगों को या लो इनकम ग्रुप के जो पीपल होते हैं उन्हीं पर फॉल करता है, ठीक है। जब भी जो, क्योंकि क्या है ना, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं जैसे खाना है, कपड़े हैं या शेल्टर है, उन चीज़ों की जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो इनकम उनकी उतनी ही रहती है, बट वो जो नीड्स उनको चाहिए थी उनका रेट बढ़ जाता है, उनका प्राइस बढ़ जाता है, तो वो चीज़ें फुलफिल नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या तो हेल्थ से, या तो फिर उनकी एजुकेशन से, या फिर उनके फूड से, ठीक है। तो आउट ऑफ द पॉकेट उनका खर्चा होता है, और जो फिर ओवरऑल उनको ऑन द लॉन्ग रन जो लो इनकम ग्रुप के पर्सन्स होते हैं वो और डाउन हो जाते हैं, एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर, ठीक। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है पॉवर्टी के इंक्रीज होने का, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज जो आज के देर में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो नेचुरल डिजास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट हो गए हैं, बहुत ही जल्दी आते हैं। अभी जैसे रिसेंटली आपने सुना था जो अर्थक्वेक आया था ताइवान में, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट्स है ये बहुत प्रेवलेंट हो गए हैं। टर्की में आया था, उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रून हो जाता है, लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हो जाती है, एंड दे फॉल इनटू मतलब जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वो भी नहीं फुलफिल हो पाती। तो क्लाइमेटिक डिजास्टर जो बार बार फ्लड्स का आना है, अर्थक्वेक्स का, साइक्लोन्स का, तो इनकी वजह से जो है जो लोगों के जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, एंड दे फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक। नाउ दिस इज अ पॉवर्टी ट्रैप। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पहले के लेक्चर में कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का क्या इंटर रिलेशन है, वैसे ही अ पर्सन जिसकी इनकम लो है उससे क्या होगा, इनकम लो है तो जो एजुकेशन और हेल्थ पे जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या एक्सपेंडिचर कर सकते हैं वो भी मिनिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि वो इंसान जो मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है सोसाइटी को, और वही दे सकता है जिसका जो हेल्थ वाइज एक साउंड हो और साथ ही जिसके पास बेटर स्किल्स एंड बेटर एजुकेशन हो। तो जब इनकम कम है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा हेल्थ और एजुकेशन से। दिस विल लीड टू लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो कि फाइनली लेगा लो प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी होगी तो दैट विल इन टर्न लीड टू लैक ऑफ इनकम, ठीक। वहीं पे लैक ऑफ इनकम का ही जाता है कि जब आय ही कम है, जब आमदनी ही कम है, तो जो अमाउंट सेव किया जा रहा है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। जो अगर इनकम ही इतनी है कि बेसिक नेसेसिटीज ही फुलफिल हो पा रही हैं, तो सेविंग का जो अमाउंट है वो तो डिक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। तो लो इनकम लीड टू लैक ऑफ सेविंग, विच लीड टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड फाइनली लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और लो इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन लीड टू लो इनकम। तो ये जो पूरे हैं ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को लीड करते हैं। कहीं पे भी एक चेन ब्रेक हुई तो दिस पॉवर्टी ट्रैप कैन बी हैंडल्ड, ठीक। ओके, नाउ पॉवर्टी एस्टिमेशन। अब हमने देख लिया कि पॉवर्टी होती क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। अब देखना है कि देश में पॉवर्टी की जो एस्टिमेशन है उसकी गिनती कैसे की जाती है, कि कैसे पता लगाया जाता है कि कौन लोग पुअर की कैटेगरी में आएंगे और कौन लोग पुअर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारे देश में जो पॉवर्टी की एस्टिमेशन है दैट इज डन बाय द नीति आयोग टास्क फोर्स। और किसके बेसिस पे होता है, ये होता है उस डेटा के बेसिस पे जो डेटा कलेक्ट करता है NSSO। NSSO क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, फाइन। तो NSSO एक डेटा कलेक्ट करता है जिसके बिहाफ पर, जिसके बेस पर ही नीति आयोग पॉवर्टी का एस्टिमेशन करते हैं। और NSSO किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NSSO किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है हमारे देश में कौन करता है, तो इट इज डन बाय द नीति आयोग, ठीक। ओके, अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज में बन सकता है कि हमारे देश में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो किस पे बेस्ड है, क्या वो इनकम पे बेस्ड है कि कंजप्शन पे बेस्ड है। इनकम मतलब कि इस हिसाब से देखा जाता है कि कौन कितनी किस इंसान की कितनी आमदनी है, कितनी आय है, उसके बेस पे उसको पॉवर्टी की कैटेगरी में लाएंगे, कि कंजप्शन, कि वो कितना खर्चा कर रहा है बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो हमारे देश में जो कैटेगरी फॉलो की जाती है दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना खर्चा कर रहा है अपनी बेसिक कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए, ठीक। तो हमारे देश में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो दिस यू हैव टू कीप इट माइंड, ठीक है। इनकम के बेस पे नहीं है, दैट इज ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है।
ओके, पॉवर्टी इज मेजर्ड बेस्ड ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज सर्वे ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, जो मैं आपको लास्ट की स्लाइड में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग से फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से लेकर अभी तक क्या क्या वेरिएशन आई है पॉवर्टी की एस्टिमेशन में, और अब हम एट प्रेजेंट किस हिसाब से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं। तो पहले देखते हैं कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या था। तो सबसे पहले जो पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात की थी, दैट इज बाय दादा भाई नौरोजी इन 1901। उन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है जनरल स्टडीज का, दैट इज ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो किसने लिखी है, दैट इज बाय दादा भाई नौरोजी। तो उन्होंने ही सबसे पहले बात की थी पॉवर्टी एस्टिमेशन की, एंड दैट वाज इन द ईयर 1901। द पॉवर्टी लाइन प्रपोज्ड was on the base of cost of subsistence और मिनिमम बेसिक डाइट। ठीक है, जो बेसिक डाइट चाहिए, जैसे एक इंडिविजुअल को जीने के लिए जो बेसिक फूड मटेरियल चाहिए, जैसे फ्लोर हो गया, दाल, मटन, वेजिटेबल, उनको खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम सब्सिस्टेंस के लिए कितने पैसे होने चाहिए, उसके बेस पे डिफाइन की गई थी पॉवर्टी लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज इन 1901। सेकेंड, 1938 में इट वॉज नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी। उन्होंने डिसाइड किया था पॉवर्टी लाइन ₹15 to ₹20 पर कैपिटा पर मंथ। मतलब एक इंसान जो एक महीने का 15 से 20 रुपए कमाता है, दैट विल बी अबव द पॉवर्टी लाइन, और जो इंसान एक महीने का 15 से 20 रुपए से कम कमाता है, दैट विल बी द बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये आज की डेट में आप देखेंगे तो 50 और 20 रुपीज तो कुछ भी नहीं है, बट ये बात कब की हो रही है, दैट इज ऑफ 1938। ठीक, एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्लानिंग कमेटी। ओके, 1938 में फिर फर्दर एक बॉम्बे प्लान आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान एक सेटअप किया गया था, उसका भी एक ही मुद्दा था कि पॉवर्टी एस्टिमेशन को प्रॉपर्ली देखा जाए कि पॉवर्टी लाइन को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो उनके बॉम्बे प्लान के हिसाब से था ₹75 पर कैपिटा पर ईयर। ठीक है, जो हमने लास्ट में देखा दैट वाज पर मंथ, एक महीने का बताया गया कि एक महीने में कितनी इनकम होनी चाहिए, बट बॉम्बे प्लान में दे आर टॉकिंग अबाउट ₹75 पर कैपिटा पर ईयर, एक साल में। तो अगर आपसे पूछेंगे तो डिफरेंट जो कमेटीज हैं उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ये पूछा जा सकता है कि एक्चुअल पॉवर्टी लाइन क्या है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि बॉम्बे प्लान के हिसाब से क्या था, ₹50-20 पर मंथ, एंड अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे प्लान क्या है, दैट इज 75। ठीक है, sorry, according to national planning committee was 15-20 and according to Bombay plan is 75। ठीक, फिर आया पोस्ट इंडिपेंडेंस कि आज़ादी के बाद जब पॉवर्टी एस्टिमेशन होने लगी, तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सपर्ट ग्रुप को अपॉइंट किया, दैट वाज इन 1962। ठीक है, उनके हिसाब से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया ₹20 and 25 पर ईयर रिस्पेक्टिवली, दैट इज ₹20 and 25, एंड इन्होंने फर्स्ट टाइम रूरल और अर्बन एरियाज के लिए सेपरेट पॉवर्टी लाइन को सेट किया। ठीक है, रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों के लिए डिफरेंट उन्होंने, क्योंकि जो ये देखा गया कि जो मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कि जो खर्चा है बेसिक नेसेसिटीज के लिए, वो रूरल एरिया में डिफरेंट है और अर्बन एरिया में डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक नीड्स हैं एक गांव में रहने वालों की डिफरेंट है और जो सिटीज में रहते हैं उनकी डिफरेंट है। उसके हिसाब से एक पॉवर्टी लाइन है जो सेपरेटली सेट की गई, दैट इज 20 to 25। 20 वॉज फॉर द रूरल एरिया एंड 25 वॉज फॉर द अर्बन एरियाज। उसके बाद जो सबसे पहली कमेटी बनी, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वाज अलग कमेटी इन 1979। उन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही बनाई थी पॉवर्टी लाइन, बट जो बास्केट है इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज की, वो उन्होंने रूरल और अर्बन एरियाज के लिए सेपरेट सेट की थी। ठीक, रूरल और अर्बन एरिया के टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ YK अलग कंस्ट्रक्टेड अ पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड कंजप्शन। वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो पहले किया जा रहा था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही किया जा रहा है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज की बास्केट है वो रूरल और अर्बन के लिए सेपरेट सेट की गई थी और उसी के हिसाब से पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की गई। ठीक है, नेक्स्ट कम द लकड़वाला कमेटी। इन्होंने एक सेपरेट क्राइटेरिया इंक्लूड किया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजप्शन। इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजप्शन, कि कितनी कैलोरी, मिनिमम कैलोरी कोई इंसान कंज्यूम कर रहा है। अगर एक
रूरल एरिया में रहने वाला 24,000 कैलोरी से कम इनटेक कर रहा है तो दैट विल कंसिडर एज अ पुअर, और अर्बन एरियाज में अगर 2100 कैलोरी से कम तो दैट इज कंसिडर्ड एज पुअर। ठीक है, तो कैलोरीज डिफरेंशिएटेड है क्योंकि ये देखा गया कि रूरल एरिया में क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती है तो इसीलिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज है दैट इज मोर। ठीक है, तो लकड़वाला कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजप्शन। नेक्स्ट आती है तेंदुलकर कमेटी, ये आपको इनके ईयर्स भी याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है तेंदुलकर कमेटी। ओके, तेंदुलकर कमेटी ने जो पॉवर्टी एस्टिमेशन की, इन्होंने दोबारा से शिफ्ट कर लिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, जो कैलोरी कंजप्शन लकड़वाला कमेटी में आई थी उन्होंने फिर से उसको शिफ्ट किया टुवर्ड्स द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड दिस टाइम दे इंक्लूड एजुकेशन, मेडिकल, फ्यूल, क्लोथिंग। मतलब कंजप्शन में सिर्फ फूड को ही नहीं इंक्लूड किया है, बाकी सब चीजों को भी, लाइक क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों का खर्चा भी इंक्लूड किया गया है और एक मिनिमम पॉवर्टी लाइन को सेट किया गया। ठीक है, एंड वो क्या थी, दैट वाज 446.68 इन रूरल एरियाज एंड 578.8 इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी ने सिर्फ फूड की ही प्राइस को इंक्लूड नहीं किया, इट हैज इंक्लूडेड अदर बेसिक नेसेसिटीज आल्सो इंक्लूडिंग फ्यूल, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा, एंड ऑन दैट बेसिस उन्होंने सेटअप किया दैट इज रूरल एरियाज के लिए जो पॉवर्टी लाइन है दैट इज 446, दैट एनी पर्सन जिसका जो पर मंथ की इनकम लेस देन 446.68 है दैट इज कंसिडर्ड एज पुअर इन रूरल एरियाज, एंड इन अर्बन एरियाज इट इज 578.80। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज जो सबसे रीसेंट कमेटी है जिसकी रिकमेंडेशन को अभी फॉलो किया जा रहा है दैट इज रंगराजन कमेटी, दैट कम्स इन द ईयर 2012। ठीक, तो उनके अकॉर्डिंगली क्या है, दैट इज 47 पर डे फॉर रूरल एंड 32 रुपीज पर डे फॉर अर्बन। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेशन में जो अमाउंट है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कौन सी कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि इस पे एमसीक्यू हो सकता है कि रंगराजन कमेटी के हिसाब से क्या था, तेंदुलकर की कमेटी क्या थी, लकड़वाला कमेटी में कैलोरी कंजप्शन के बेस पे था, तो दीज यू हैव टू रिमेंबर। ठीक, तो रंगराजन कमेटी के हिसाब से जो है दैट इज अबाउट 19% जो हमारी जो उससे पहले की कमेटीज आई थी उनके हिसाब से जो पॉवर्टी की जो परसेंटेज कैलकुलेट की गई थी और फिर जब रंगराजन कमेटी ने कैलकुलेट की दैट वाज 19% ग्रेटर। ठीक है, 19% ज्यादा लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन फाइंड आउट किए गए जब रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से पॉवर्टी को एस्टिमेट किया गया। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। ये सब तो ठीक है हमारे देश के अंदर किस तरह से पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या कैटेगरीज है, किस बेस पे डिफाइन किया जाता है कि कौन लोग पुअर हैं और कौन लोग पुअर नहीं हैं। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हर वो इंसान दैट अर्न लेस देन 1.90, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, दैट इज $1.90 से कम पर डे की इनकम है, दैट इज कंसिडर्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिकमेंडेशन के हिसाब से दैट इज $1.51। तो दोनों की डिफरेंट है, जो इंटरनेशनल फ्रंट पे मानी जाती है दैट इज ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी लाइन क्या है, ऑल दोस पर्सन दैट अर्न बिलो $1.90 पर डे। ओके, नाउ अब पॉवर्टी के कॉजेस हमने देख लिए, पॉवर्टी की टाइप्स हमने देख ली, पॉवर्टी को कैलकुलेट कैसे किया, एस्टिमेट कैसे किया वो हमने देख लिया। अब उसको एलिवेट कैसे करना है, उसे हटाना कैसे है, उसे ठीक कैसे करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स लाई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस यही टारगेट रहा है कि पूरी तरह से जो पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट कर देना है। ठीक है, दो तरह से होता है, एक होता है पॉवर्टी इरेडिकेशन, एक होता है पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन में हम क्या करते हैं कि जो बेसिक नीड्स है ना, जैसे फ्री खाना प्रोवाइड करना, फ्री घर बना के देना या क्लोथिंग्स प्रोवाइड करना, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना लाइक फ्री एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करके लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे एलिवेट करना, वो सब आ जाता है पॉवर्टी एलिवेशन की कैटेगरी में। दूसरा आता है पॉवर्टी इरेडिकेशन। वो कैसे किया जाता है, वो किया जाता है जब इंसान को प्रॉपर स्किल्स प्रोवाइड किए जाए ताकि वो खुद अर्न कर सके और अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो इरेडिकेशन में यू आर सप्लीमेंटिंग अ पर्सन विद द प्रॉपर स्किल्स और जॉब्स, ठीक है, टू ब्रिंग हिम अबव द पॉवर्टी लाइन। और एलिवेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, तो जो बेसिक जो सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई है उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहली है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट में भी पढ़ा था, दैट इज द सेम स्कीम 1978-79 में आई थी, ठीक है। और इसका एम क्या था, दैट वाज टू प्रोवाइड रूरल एरियाज को जो बैंक से सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक, तो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिले उसके लिए, और ताकि वो खुद का काम भी स्टार्ट करें उसके लिए उन्हें जो है सब्सिडाइज रेट पे बैंक से लोन प्रोवाइड किया जाता है अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, जिसको कहा जाता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ऑल्सो, ठीक है। तो JRY इट वॉज मेंट टू जनरेट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनएम्प्लॉयड। इसमें भी रोजगार है, रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट, तो वेरीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाता है विद इन अ रूरल सेटअप्स, ठीक है। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप कर दी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, स्मॉल इंडस्ट्रीज सेटअप की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वहां उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी। तो रूरल यूथ जो है उन्हें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है और जो एग्रीकल्चर पे जो प्रेशर है उसे कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज रूरल हाउसिंग और इंदिरा आवास योजना। इसके अंडर क्या है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग पाए जाते हैं, दैट इज BPL या SC/STs के जो मतलब लोअर कास्ट पीपल्स हैं, उनको जो है घर फ्री हाउसिंग प्रोवाइड की जाती है, घर बना के देती है गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर द इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट आता है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें क्या है, इसमें फूड सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाता है, ठीक है। फूड ग्रेन्स आर सप्लाइड टू स्टेट्स फ्री ऑफ कास्ट। सेंटर जो है डिफरेंट स्टेट्स को ग्रेन्स सप्लाई करती है, एंड देन ये जो है वो डिफरेंट जो BPL कैटेगरी में लोग पाए जाते हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है अनाज प्रोवाइड किया जाता है अंडर द स्कीम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसमें जो ओल्ड एज पीपल है हमारे देश में हर वो इंसान जो 60 ईयर्स से अबव है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओल्ड एज, उन्हें पेंशन प्रोवाइड की जाती है। हर स्टेट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ पेंशन होता है, ठीक है। तो मिनिमम जो है दैट इज अबाउट 200, ठीक है, पर मंथ इन्हें किया जाता है, ताकि जो वो अपनी बेसिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल कर सके। तो दैट इज अंडर द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये हमने इलेबोरेटली किया था अंडर स्कीम्स फॉर LLD पीपल, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का, ठीक है। वहाँ पे कांस्टेबल JK/SSB कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो और वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, पंकज सर के मैथ्स के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक्स देख सकते हैं और वहाँ से जाके वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्कीम इज अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1999 एंड 2000, ठीक है। तो वो सारे लोग, वो सारे ओल्ड पीपल जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर इंक्लूड नहीं किए गए थे, उन्हें अन्नपूर्णा स्कीम के अंडर फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और कितना, दैट इज 10 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स, ठीक। तो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर तो उनको पैसे दिए जाते हैं, और इसमें जो लोग उसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं, ऐसे लोग जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में एनरोल नहीं हो पाए हैं या किसी कारणवश उसका जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाए हैं, उनको अन्नपूर्णा स्कीम के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑफ द अमाउंट 10 kg, ठीक है, 10 kg पर मंथ, फाइन। नेक्स्ट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक। दिस इज ऑल्सो फोकस इज ऑन द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर जाके रोड्स का बिल्डअप करना, हॉस्पिटल्स बनाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना, इन सब के लिए जो लेबर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो ली जाती है फ्रॉम द विलेज इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस इज अंडर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट आ जाता है MG नरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंडर विलेज के जो यूथ है उन्हें मिनिमम 100 डेज की जो एम्प्लॉयमेंट है वो दी जाती है, और किसी भी अगर यूथ को 100 डेज की मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं मिली और वो MG नरेगा के अंडर एनरोल है, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट फंड दिया जाता है, ठीक है। और उसके लिए जो है एक नेशनल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड सेटअप किया गया है, और सिमिलर फंड ही स्टेट लेवल पे भी सेटअप किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इट इवॉल्व्स आउट नीड टू डाइवर्सिफाई द नीड ऑफ रूरल पुअर। इसमें क्या किया जाता है, ये जो आजीविका मिशन है, ठीक है, डायरेक्टली MCQ में आपको NRLM नहीं पूछेंगे, सीधा आजीविका भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डज आजीविका स्कीम स्टैंड्स फॉर और व्हाट इज इट रिलेटेड टू। तो इसका जो मेन मकसद है दैट इज टुवर्ड्स द एनकरेजमेंट ऑफ
सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? जहां पे लोग खुद इकट्ठा होके, जिनका एक मकसद है अपना इकोनॉमिक बैकग्राउंड को एलिवेट करना, ठीक है, वो उनको जो है प्रमोट किया जाता है, आइदर उन्हें फंड दिए जाते हैं, ठीक है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है और उन्हें प्रमोट किया जाता है ताकि वो जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके और पॉवर्टी का जो लेवल है दैट कैन बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसका जो फोकस है दैट इज टुवर्ड्स द अर्बन एरिया, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, लेकिन कहाँ? अर्बन एरिया में। ओके, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें है स्किल जो है प्रोवाइड की जाती है यूथ को। अभी तक हम देख रहे थे कि किसी स्कीम में फंड्स दिए जा रहे हैं, किसी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जा रही है। कौशल विकास योजना के अंदर जो है जो 10th और 12th के ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंडस्ट्रियल रेलिवेंट स्किल प्रोवाइड की जाती है ताकि वो मार्केट में जाके अप्रोप्रिएट जॉब्स जो हैं उन्हें ले पाए और जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ सके। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके अंदर क्या था कि जितने भी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स गवर्नमेंट के थ्रू बीपीएल कैटेगरी के लोगों को या SC STs को या विमेंस को मिलते हैं, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जिससे क्या होता है ना कि करप्शन का और डाइवर्जेंस ऑफ जो फंड होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है। तो जो बेनिफिट है ना डायरेक्टली टारगेट पॉपुलेशन की तरफ जाता है। तो दैट वाज अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना और इसके अंडर मिलियंस ऑफ जो 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए थे लोगों के, ठीक है। तो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015 अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज अराउंड 2015। तो जनधन योजना को लॉन्च किया गया था और अराउंड 1.5 करोड़ लोगों के जो हैं बैंक अकाउंट्स खोले गए थे और जो उनका जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है डायरेक्टली ट्रांसफर किया गया उनके बैंक अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट इज जो इंटरनेशनल लेवल पे एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो ईयरली बेसिस पे ये इंडेक्स निकालती है बाय द 2 ऑर्गेनाइजेशन। वन इज UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड सेकेंड इज OPHI, दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक इंडेक्स निकालती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली बेसिस, ऑन द ईयरली बेसिस, और उस इंडेक्स का क्या नाम है? दैट इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। फाइन, और ये जो है ना ये 3 कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे ये जो इंडेक्स है उसे फाइंड आउट करते हैं। लेट मी शो यू फर्स्ट। ओके, 3 कैटेगरीज हैं। वो क्या 3 कैटेगरीज हैं? पहली आ जाती है हेल्थ, सेकेंड इज एजुकेशन एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों कैटेगरीज पे इवैल्यूएट किया जाता है कि कौन लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं और अबव हैं। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, तो एक ये ज्यादा होलिस्टिक जो अंडरस्टैंडिंग है पॉवर्टी की प्रोवाइड करती है। तो हेल्थ के अंदर क्या क्या देखा जाता है? हेल्थ के अंदर 2 चीजें देखी जाती है। वन इज न्यूट्रिशन, कि जो बेसिक न्यूट्रिशन है लोगों का वो मिनिमम लेवल को मीट कर रहा है कि नहीं, एंड सेकेंड इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट अमंग्स चिल्ड्रन कितना है। एजुकेशन में देखा जाता है फर्स्ट इज ईयर इन स्कूलिंग, कि कितने सालों के लिए एक इंडिविजुअल स्कूल अटेंड किया है एक इंडिविजुअल ने, एंड सेकेंड इज स्कूल अटेंडेंस, कि एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक। तो दिस इज 2, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आती है 6 कैटेगरीज। वन इज कुकिंग फ्यूल, कि हर घर में जो कुकिंग फ्यूल है लाइक LPGs है वो अवेलेबल है। सैनिटेशन, बेसिक फैसिलिटीज ऑफ सैनिटेशन हर घर में अवेलेबल है। ड्रिंकिंग वाटर, सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड असेट्स। अगर ये सभी चीजें, अगर ये 6 फैसिलिटीज किसी इंडिविजुअल के घर में है तो देन ही इज कंसिडर्ड एज अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक। तो ये जो इंडिकेटर्स एंड डायमेंशंस हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि MPI के अंडर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंडर कौन कौन सी इंडिकेटर्स से पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ये फर्स्ट टाइम कब लाया गया था? दैट वाज इन द ईयर 2010। तो MPI कौन लॉन्च करता है? दैट इज बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड OPHI, दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों मिलकर इंडेक्स निकालते हैं। फर्स्ट टाइम ये इंडेक्स लाया गया था इन 2010। फाइन, इंडिकेटर्स हमने देख लिए। ओके, अब जो रिसेंटली 2023 में इंडेक्स लाया है, MPI इंडेक्स आया है, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या है? उसकी फाइंडिंग्स के हिसाब से जो 18% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है दैट आर एक्यूटली मल्टी डायमेंशनली पुअर,
ठीक है, जो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका अराउंड 18% जो है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। मतलब कि सिर्फ उनके पास मनी की कमी नहीं है, उनके पास बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उन सब की भी डिप्राइवेशन है। फाइन। और इंडिया के और ये भी देखा गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर्स हैं वो वर्ल्ड के कौन से एरिया से आते हैं, दैट इज फ्रॉम द सब सहारन एंड साउथ एशियन एरिया। ठीक है, 18% तो होल पॉपुलेशन का है, उसका भी जो मैक्सिमम परसेंट है दैट इज फ्रॉम द सब सहारन एंड साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक, एंड अगर पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाए तो कौन सी एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा पॉवर्टी लाइन के बिलो पाए जाते हैं, दैट इज अमंग द चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स। ठीक है, तो वर्ल्ड की अगर एरिया की बात की जाए दैट वाज सब सहारन एंड साउथ एशियन, और अगर एज कैटेगरी की बात की जाए तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, पॉवर्टी रेट जो चिल्ड्रन में है वो 27.7% है, जबकि एडल्ट्स में इट इज अराउंड 13.4। ठीक है, तो जो चिल्ड्रंस में है पॉवर्टी रेट ज्यादा देखा गया है अकॉर्डिंग टू द एमपीआई इंडेक्स। अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया के हिसाब से इस इंडेक्स ने ये बताया है कि इंडिया ने अपनी पॉवर्टी रिडक्शन में प्रोग्रेस की है। इंडिया इज अमंग द वन ऑफ अमंग्स द कंट्री हु हैज इंप्रूव्ड इन द पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, लास्ट जो 15 ईयर्स का जो वैल्यू रही है हमारी पॉवर्टी की, हमने उसको रिड्यूस करने में हम कामयाब रहे हैं। हमारे साथ और भी बहुत सी कंट्रीज रही हैं लाइक कंबोडिया, कॉन्गो, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बेरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द एमपीआई इंडेक्स इंडिया हैज इंप्रूव्ड इन द पॉवर्टी रिडक्शन और इट हैज डिटोरिएट इन इट्स रैंक। ठीक है, तो हमने इंप्रूव किया है। ठीक है, सो द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर मल्टी डायमेंशनल पुअर एंड डिप्राइव ऑफ न्यूट्रिशन डिक्रीज फ्रॉम 44.3 टू 11.8। तो एमपीआई इंडेक्स के हिसाब से हमारे देश में 2005-06 के अराउंड कितने परसेंट लोग अंडर पॉवर्टी लाइन थे? 44%। और 2019-2021 तक हम आ चुके हैं 11.8%। तो बहुत ज्यादा जो है डाउनफॉल हमने देखा है। ठीक है, ऑन द सेम लाइन ऑफ इंटरनेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हमारे देश में नीति आयोग ने भी नेशनल लेवल पर एमपीआई इंडेक्स को लॉन्च किया है इन 2021। ठीक है, तो सेम इंडिकेटर्स, एक दो डायमेंशन जो है वो एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड की गई है। अब नीति आयोग भी जो है वो सिंपल लाइंस पे पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट नहीं करता, पॉवर्टी को एस्टिमेट नहीं करता। ही ऑल्सो फॉलो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्राइटेरियाज। ठीक, सो एमपीए वैल्यू इज अराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द हेड काउंट रेशियो एंड द इंटेंसिटी। अब कैसे ये जो पॉवर्टी की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, जो पॉवर्टी का जो इंडेक्स है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? हेड काउंट। हेड काउंट क्या है कि कितने नंबर ऑफ पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, सपोज कि एक पर्टिकुलर एरिया में 100 लोग हैं, तो उन 100 लोगों में कितने लोग पॉवर्टी की लाइन में के नीचे हैं? सपोज 50 है, तो 50 लोग अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो हेड काउंट जो रेशियो है दैट विल बी 50। लेकिन इंटेंसिटी का क्या मतलब है? इंटेंसिटी का मतलब है कि कितनी ज्यादा डिप्राइवेशन है उनकी बेसिक नेसेसिटीज के लिए, कि क्या वो सिर्फ एक दिन में एक टाइम का खाना ही अफोर्ड कर पा रहे हैं, कि वो एक टाइम का भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉवर्टी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से वी रीच एट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक, तो इंडिया हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल रिडक्शन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले की स्लाइड में, कि हमने जो पॉवर्टी रिडक्शन में है एक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल लिया है, दैट इज़ फ्रॉम 44% टू 11% देखा गया है। और जो स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है दैट इज़ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विच हैज़ रिकॉर्डेड अ स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पुअर्स। मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है नंबर ऑफ पुअर्स का, वो है ये सब स्टेट्स, दैट इज़ यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा एंड राजस्थान। ठीक, और ये सारी डायमेंशंस हैं जो नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है उनकी। इसमें एक एक चीज़ एडिशनल एंटर हुई है, जो हमने अभी देखा कि जो एमपीआई इंटरनेशनल लेवल पे निकाला जाता है उसमें हेल्थ के अंडर 2 ही क्राइटेरियाज आते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। लेकिन नीति आयोग ने एक और एंटर किया है, दैट इज मैटरनल हेल्थ। ठीक है, कि मदर्स की हेल्थ। साथ ही इसमें एक और चीज ऐड की गई है, बैंक अकाउंट, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। बाकी जितनी भी डायमेंशंस हैं वो सिमिलर हैं टू द इंटरनेशनल एमपीआई। ठीक, दैट इज इयर्स ऑफ स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन,
ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, असेट्स, बस 2 चीजें एडिशनल है, वन इन द कैटेगरी ऑफ हेल्थ दैट इज मैटरनल हेल्थ, सेकेंड इन द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट द नंबर ऑफ पीपल विच हैव देयर अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स। ठीक, तो दैट्स इट फॉर द पॉवर्टी। मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे, तब तक आप यू ट्राई टू कीप वर्किंग हार्ड एंड टेक केयर।